हेलो 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 नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका साइंस बाई सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज वाली साइंस क्लास के साथ। और इस सेशन में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 के साइंस बुक को टू द पॉइंट लगातार डिकोड करते हैं। और इस क्रम में चैप्टर नंबर 12 के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ। और ये चैप्टर 12 का दूसरा पार्ट है। इसका मतलब है इस चैप्टर का पहला पार्ट ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। इस चैप्टर का नाम है घर्षण फ्रिक्शन। और इसके और जो बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स है वो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाइए, जुड़ जाइए और इस सेशन के जरिए अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर कीजिए। हर वो अभ्यर्थी जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका पेपर 2 मैथ साइंस है, तो ये सेशन आपके लिए है। अगर आप बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या फिर यूपी टेट, एमपी टेट, वर्ग 2 जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, DSSB जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट के तौर पर अगर आपको साइंस पढ़ना है तो ये सेशन आप ही के लिए है। और निश्चित तौर पर इससे आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा। 11 चैप्टर ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। अब ये 12वें चैप्टर का पार्ट 2 है। इसका मतलब है इसका पहला हिस्सा ऑलरेडी कवर है, तो जाके वो भी देखिए समय निकाल करके। और आज जो टॉपिक के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी को, जिन्होंने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे रिक्वेस्ट पे आप सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का बटन ऐसे साइड में लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको बस प्रेस कर देना, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है ना। टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो क्लासेस के संदर्भ में तमाम नोटिफिकेशन, इस पे जो भी मैं कंटेंट वगैरह डालता हूँ या जो भी चैनल पे एक्टिविटी होती है, वो सूचना आपको समय से पहुंच जाएगी और आप उसका लाभ उठाओगे। तो चैनल के लिए तो ये जरूरी है ही कि आप सब्सक्राइब करो, आपके लिए भी जरूरी है। पिछले क्लास में पार्ट ए जब हम बात कर रहे थे ना, पहला पार्ट इसका डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमारी ये बात हुई थी कि घर्षण क्या होता है। घर्षण बल, जिस चीज को हम फ्रिक्शन कहते हैं, कैसे हमारे लिए ये अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट में। कई बार तो हम इसे क्या बोलते हैं, ये आवश्यक बुराई है, मतलब ये चाहिए ही चाहिए। इसके बिना स्टेबिलिटी नहीं आएगी। हमने देखा था कि अगर घर्षण ना हो तो चलती हुई चीजें चलती रहेगी, है ना, कभी रुकेगी नहीं, स्टेबिलिटी मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं क्या होगा। और घर्षण जब होता है तो आपको भी पता है कि ठीक ठाक मात्रा में घर्षण हो, ठीक है, लेकिन घर्षण की मात्रा जब ज्यादा होती है तो एनर्जी की बर्बादी होती है, हमने देखा था, है ना। मशीन में घिसावट आती है, ये हमने देखा था। तो घर्षण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। अत्यधिक ऊष्मा को उत्पन्न कर सकता है। जब ज्यादा घर्षण होगा और मशीनें चलती है तो गर्म हो जाती है, और उस एक्स्ट्रा एनर्जी या उस एक्स्ट्रा हीट के कारण नुकसान होता है ना। तो देखो, घर्षण को कम करना होता है कई परिस्थितियों में हमें। कई बार हमें घर्षण बढ़ाना भी पड़ता है, कई बार घटाना भी पड़ता है। तो सीधी सीधी बात यह है कि घर्षण जीरो तो कर नहीं सकते हैं, घटा ही सकते हैं। अब तो घटाएंगे कैसे, अब बढ़ाना हो तो बढ़ाएंगे कैसे। वैसे आप जानते हैं एक चीज, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बोला था और आप पहले से ही जानते हैं कि जब घर्षण बल कहीं पे काम करता है, तो अगर कोई सरफेस है, ठीक है ना, कोई सतह है जिसपे कोई बॉडी चल रही है या कोई बॉडी है, और सतहों के बीच घर्षण काम कर रहा है, तो अगर सरफेस में स्मूथनेस बढ़ा दो, बढ़ाना, चिकनाई बढ़ाना, सिंपली चिकनाई अगर बढ़ा दिया जाए तो इससे घर्षण कम होता है। यही आपने पढ़ा था पिछले क्लास में, यही है ना। और अगर खुरदरापन बढ़ा दिया जाए तो घर्षण बढ़ जाता है। तो घर्षण बढ़ाने के लिए सरफेस के बीच में खुरदरापन का होना जरूरी है, खुरदरापन बढ़ाना जरूरी है। और घर्षण घटाने के लिए खुरदरापन को कम करना है, स्मूथनेस बढ़ाना है। इसलिए हम देखते हैं कि मशीन के जो कल पुर्जे होते, पार्ट्स होते हैं, उनमें घर्षण उत्पन्न होता रहता है, और उसको कम करने के लिए, उसमें स्मूथनेस बढ़ाने के लिए ऑयल डालते हैं, लुब्रिकेंट डालते हैं, ग्रीसिंग की जाती है। लेकिन जब कोई जूता बनाया जाता है तो जूते के सोल को खुरदरा बनाया जाता है जानबूझ के, ताकि घर्षण ठीक ठाक मिले। अगर जूते का सोल एकदम स्मूथ होगा,
मुलायम होगा तो घर्षण बहुत कम होगा, कहीं भी फिसल के हम गिर सकते हैं। गाड़ियों के टायर बनाए जाते हैं तो उसमें फ्रिक्शन बढ़ाना पड़ता है, उसमें खुरदरापन बढ़ा करके टायर को खुरदरा बनाया जाता है उसका सरफेस, ताकि घर्षण ठीक ठाक मिले, ताकि स्टेबिलिटी हो। अगर टायर घिस जाए या मान लो टायर में खुरदरापन बनाया ही ना जाए तो कहीं भी गाड़ी फिसल सकती है, बाइक फिसल सकती है ना। अब देखो ये जो डिजाइन है ना, ये क्या है, खुरदरापन ही तो है टायर में, ये फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए तो किया जा रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं बढ़ाओगे तो फिर जिस ट्रक में या जिस बस में या जिस गाड़ी में टायर लगा है ना, उसके फिसलने गिरने का डर है ना। सोल जो बनाया जाता है खुरदरा जूते में, ये घर्षण बढ़ाने के लिए। लेकिन जब घर्षण कम करना होता है तो क्या करते हैं भाई साहब, मशीन वगैरह देखो, ये मशीन है ना, ये चल रहा है, इनके बीच घर्षण उत्पन्न हो रहा है और आप चाहते हो कि घर्षण कम हो, फ्रिक्शन को लेस करना है, तो ये ऑयल, लुब्रिकेंट, ग्रीस ये सब लगाते हो ना। ये कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड पे स्ट्राइकर ऐसे आप मारते हो ना, तो आप चाहते हो कि घर्षण कम हो, ताकि क्योंकि घर्षण कम होगा तो ये बॉडी दूर तक जाएगी, मूवमेंट तेज होगा, तो आप टेल्कम पाउडर डाल देते हो। टेल्कम पाउडर डालना घर्षण कम करने के लिए पॉसिबल, क्योंकि स्मूथनेस बढ़ जाती है। मशीन में ऑयल ग्रीसिंग करना स्मूथनेस बढ़ाता है, घर्षण कम हो जाता है, यहां घर्षण को घटाना है। लेकिन टायर को खांचेदार बनाना घर्षण बढ़ाने के लिए जरूरी है, सोल को खांचेदार बढ़ाना घर्षण बढ़ाने के लिए जरूरी है, और ऐसे और भी बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। पिछले अनुभाग में हमने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय है, आवश्यक है, चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों होती है? अब सोचो, जानबूझ के घर्षण बढ़ाने के लिए जूतों खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, गिरते नहीं है, फिसलते नहीं है। इस प्रकार कारों या ट्रकों या बुलडोजर की टायर भी खांचेदार होती है, जिससे उनकी ग्रिप सड़क पे अच्छी हो, फ्रिक्शन ठीक ठाक लगे। तो यहाँ जरूरी है ना फ्रिक्शन, यहाँ नहीं होगा फ्रिक्शन तो सोचो क्या होगा, तो यहाँ तो बढ़ाना पड़ता है फ्रिक्शन, है ना। ये देखा आपने। अब ये सब देखो, ये फ्रिक्शन, मतलब ये सब जो खेल है ना, ये टेल्कम पाउडर, ये इन सब में भी फ्रिक्शन का केस है। जैसे अब देखो, ये बंदा अगर कुश्ती लड़ रहा है, पहलवानी लड़ रहा है, या मान लो इसको किसी चीज को उठाना है, तो ये ना क्या करेगा, ऐसे कुछ मिट्टी वगैरह उठा के हाथ में लगा लेता है, ताकि खुरदरापन बढ़ जाए, फिसले ना ये, ऐसी चीजें प्रैक्टिकली हमने देखा है, इस तरह की चीजों को। सो ये फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए जरूरी होता है कई बार। अच्छा, कैरम बोर्ड खेल रहा है तो उस पर टेल्कम पाउडर स्मूथ करके सरफेस को, स्ट्राइकर की गति को तेज कर देता है, यहाँ फ्रिक्शन कम होता है। कई बार ग्रिप बनाने के लिए आपको जस्ट वगैरह अपने हाथ में लगाना पड़ता है खेल के दौरान। तो ये सारी चीजें इसके यूटिलिटी को बताता है। स्वचालित वाहन जो होते हैं ना, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी, बस, ट्रक, कार और साइकिल की ब्रेक जो है ना, इनकी ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं, लाइक दिस, ठीक है ना। यहाँ ब्रेक पैड का उपयोग करते हैं घर्षण बढ़ाने के लिए। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए से स्पर्श नहीं करते, परंतु जैसे आप ब्रेक लीवर दबाते हैं ना, तो ब्रेक पैड पहिए पे लग जाते हैं, और ये घर्षण के कारण, देखो ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को धीमा कर देता है, गाड़ी या साइकिल रुक जाती है और पहिया गति करना बंद कर देता है। तो यहाँ घर्षण क्रिएट कर रहे हो आप, है ना। आपने ये देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों में मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंद्वी को और अच्छी तरीके से पकड़ सके। वहां ग्रिप को मजबूत बनाने के लिए जरूरी होता है खुरदरापन, मिट्टी का वो कर लेता है, पसीना वगैरह से स्लिप होता रहता है। व्यायाम, जो जिम्नास्ट अपने हाथों पर कोई पाउडर टाइप का कुछ लगा लेते हैं, वो अपने हाथ को एक तरीके से खुरदरा बनाने के लिए करते हैं, ताकि फिसले ना हो, और वहां वो घर्षण बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। ये पाउडर इन्होंने कुछ लगाया है, टेल्कम ने कुछ ऐसे पाउडर लगाया जिससे इनमें खुरदरापन बढ़ गया, ग्रिप मजबूत हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ घर्षण बढ़ाने के लिए सब प्रयास किए जाते हैं।
की स्टेबिलिटी मिले। कुछ स्थितियों में घर्षण कम करना होता है। अब ये मैंने आपको दोनों बता दिया, कैरम वाला भी बता दिया और मशीन वाला भी बता दिया, क्योंकि वहां अवांछनीय होता है, अनवांटेड होता है। घर्षण कम करो तो ज्यादा फायदा होता है। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हो, टेल्कम पाउडर क्यों छिड़कते हो? आपने ये नोट किया कि जब हम दरवाजों के कब्जों में तेल की कुछ बूंद डालते हैं ना, तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है, उसको स्मूथ बनाने के लिए। साइकिल या मोटर के मैकेनिक इन मशीनों की गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। मशीन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए घर्षण को कम करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में लुब्रिकेंट पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, शून्य नहीं किया जा सकता है घर्षण। घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता, ये अच्छी बात है, याद रख लो। कोई प्रश्न पूरी तरीके से 100% स्मूथ नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ उसमें इरेगुलरिटीज जरूर होगी। 100% स्मूथनेस का कोई मतलब नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन कैन नेवर बी जीरो। कम किया जा सकता है, ज्यादा किया जा सकता है, शून्य नहीं किया जा सकता है। कितना भी स्मूथ सरफेस हो, कुछ ना कुछ तो घर्षण रहेगा। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, ये घर्षण कम कर देते। व्हील कभी कभी किसी सिस्टम में फ्रिक्शन को कम करते हैं। हाँ देखो, ये होता है। जैसे ये बैग है ना, इस बैग में अगर आप पहिए लगा देते हो ना, तो शायद इस व्यक्ति को, इस बच्चे को, इस बैग को खींचना आसान हो जाता है। आपने अटैचियों तथा भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। क्यों, कैसे? देखो, ये वाला एक केस है, इसको भी देख लो आप। बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिल लीजिए, ये पेंसिल 2-3 यहाँ पे रख लो और उसके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रख दीजिए। अब पुस्तक को धकेलिए, आप ये पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़क रही है। पुस्तक की गतिशील होने पर पेंसिल भी लुढ़क रही है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लोटनिक घर्षण कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। इसको यहां पे एक शब्द आ गया, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग मोशन से संबंधित है। पहिए जो चलते हैं ना, पहिए को स्लाइड करना नहीं बोलेंगे, ये रोल होता है, लोटनिक इसको बोलते हैं। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने में घर्षण कम हो गया है? एक पुस्तक को बिना ऐसे टेबल पे डालो, बिना पेंसिल के, और ऐसे पुश करो, उसमें सोचो ज्यादा प्रयास लग रहा है, या फिर 3-4 पेंसिल डाल देते हो और उस पे पुश करके उसको मूव करवाने में ज्यादा प्रयास लग रहा है। तो आप देखोगे कि इसके जरिए कहीं ना कहीं आपका काम ये आसान हो गया, क्योंकि ये रोलिंग केस में कन्वर्ट हो रहा है। रोल हो रही, रोल होती हुई बॉडी। मतलब देखो, हमने पिछली क्लास में क्या बात की थी कि एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण, जब बॉडी स्थिर हो उस दौरान की स्थिति है, ये काफी मजबूत होता है। दूसरा होता है काइनेटिक, जब बॉडी स्लाइड कर रहे हो, इसको सर्पी घर्षण कहते हैं। और इससे भी कमजोर होता है रोलिंग, तीसरे नंबर पर लिख देता हूं, रोलिंग फ्रिक्शन, इसको कहते हैं लोटनिक। तो एक बॉडी अगर रोल कर रही है, तो रोल करते हुए बॉडी के दौरान की स्थिति का जो घर्षण का केस है, उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तीनों में सबसे कमजोर है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, रोल करती है, तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं, उस दौरान का घर्षण। लोटन घर्षण, रोल करने की स्थिति में घर्षण कम हो जाता है। इसीलिए बैग को आप ऐसे, भारी बैग को ऐसे खींचोगे तो ज्यादा प्रयास लगाना पड़ेगा, लेकिन पहिए लगा देते हो तो ये रोल में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आसानी से खींच लेते हो आप। घर्षण कम हो गया तो आपके फोर्स की स्थिति कमजोर हो जाएगी, आपको कम फोर्स में काम चल जाएगा। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना हमेशा आसान होता है। यही कारण है
कि रोलर जड़ा सामान खींचना आसान है? क्या अब आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? अगर पहिया नहीं होता तो ये सब गाड़ी वाड़ी जो आजकल चल रही है तो उसका फिर कैसे मूव होता, कैसे वो गाड़ी मूव करती, सोचना मुश्किल है। तो रोलिंग फ्रिक्शन का केस हमारे सामने एक आ गया। तो स्टैटिक पावरफुल, स्लाइडिंग यानी काइनेटिक, स्लाइड करते हुए बॉडी और सरफेस के बीच के दौरान की स्थिति, और रोलिंग सबसे कमजोर। तो अगर स्लाइडिंग रोलिंग में कन्वर्ट हो जाए तो फ्रिक्शन और कमजोर हो जाएगा, और अगर रोलिंग हो जाए तो बाहरी फोर्स का काम आसान हो जाता है। इसीलिए पहिया लगाने से कहीं ना कहीं जब आप बैग को खींचते हो ना, वो स्लाइडिंग वाली स्थिति रोलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आपके लिए वो आसान होता है। ठीक है, अब ये बात यहां पे लिखी है, क्योंकि रोलिंग वाला लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पन को बॉल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बेरिंग। मशीन वगैरह में जो बॉल बेरिंग लगते हैं ना, तो इसके जरिए ना वो जो स्लाइड वाली मोशन होती है वो रोल में कन्वर्ट हो जाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक बैग है, इसमें पहिया नहीं लगा है तो आप फोर्स लगा करके इसको खींच रहे हो, तो अभी जो इस बैग और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फ्रिक्शन है ना, ये स्लाइडिंग है ना, ये एक स्थिति है। लेकिन अगर इसी बैग में आपने पहिए लगा दी तो अब ये स्लाइडिंग जो है ना, ये रोलिंग में कन्वर्ट हो गया। तो इस वाले फोर्स का काम आसान हुआ ना, आपके लिए खींचना आसान हो गया ना। यही चीज मशीन में भी है कि बॉल बेरिंग्स वगैरह मशीन में लगा देना, तो जो स्लाइड करने वाली या थोड़ी सी मूव करने वाली जो गति होती है ना, वो रोलिंग की स्थिति में आ जाती है, और इसलिए बॉल बेरिंग के लगने से मशीनों की घिसावट कम हो जाती है, घर्षण की स्थिति कमजोर पड़ जाती है। बहुत सारे मशीन हो सकते हैं। छत के पंखे तथा साइकिल में जो धुरी है, धुरी तथा जो हब होते हैं उसके बीच बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे मशीनों में बॉल बेरिंग्स लगा करके क्या करते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग के रूप में ले आते हैं, और रोलिंग लाना मतलब सबसे कमजोर हो गया फ्रिक्शन की स्थिति, और फिर वो काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की एक स्थिति ये भी है। तो अब तक के ये सारे केस फ्रिक्शन के परिस्थितियों और कैटेगरी को बताता है। फ्रिक्शन कब जरूरी होता है, कब फ्रिक्शन आपको परेशान करता है, जिससे फ्रिक्शन को आपको कम करना होता है। आपसे पूछ सकते हैं कि अगर हम मशीनों में बॉल बेरिंग का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको रोलिंग की तरफ ले जाते हैं, जिससे फ्रिक्शन और कमजोर होता है और मशीन की एफिशिएंसी और बढ़ जाती है ना। अगर पहिया लगा दिया जाए किसी बैग भारी भरकम सामान को ढोने वाली चीज में, तो फिर वही चीज स्लाइडिंग वाली स्थिति रोलिंग में कन्वर्ट हो जाती है, तो पहिया लगा करके सामान को खींचने वाले बैग को खींचना आसान हो जाता है ना। तो फ्रिक्शन का केस ये है। अच्छा, एक नई चीज आपके सामने फ्लूइड फ्रिक्शन का केस आया है। अभी हमने देखा कि अगर मान लो रोड है, सड़क है, और इस रोड पे चलने वाली बॉडी, कोई गाड़ी है इस डायरेक्शन में चल रही है, तो ये पहिए और रोड के बीच जो फोर्स लग रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है ना, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये केस आपने देखा सॉलिड सॉलिड, रोड भी सॉलिड है, ठोस है, और पहिया, साइकिल का पहिया, गाड़ी का पहिया भी ठोस है, तो ठोस ठोस के बीच का घर्षण तो है ही। अब एक सवाल उठता है कि क्या फ्रिक्शन केवल ठोस ठोस के बीच में लगता है, या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन नाम का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है। फ्लूइड मतलब तरल, ठोस ठोस तो यस ये होता है, फ्रिक्शन तो है, तरल मतलब लिक्विड प्लस गैस, दोनों को हम तरल कहते हैं। तो गैस भी तरल है और लिक्विड भी। देखो, अगर ये पानी है, मैं कहता हूं आपसे सिंपली, ये वाटर है और इस पे कोई एक बॉडी मूव कर रही है, स्टीमर इधर की तरफ मूव कर रही है, तो यकीन मानो
इस वाटर और इस बॉडी के बीच में भी फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। फ्रिक्शन यहां भी काम करता है। यस, अगर मान लो ये एयर है, सपोज ये एयर है जो कि एक गैस है, गैसीय मिश्रण है, इसमें अगर हवाई जहाज मूव कर रही है, कोई बॉडी मूव कर रही है, तो मोशन ये है, लेकिन एयर के फ्रिक्शन का सामना इसको भी करना पड़ रहा है, हवाई जहाज को भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि जब रोड पे कोई बॉडी चलेगी तभी फ्रिक्शन काम करेगा। फ्लूइड फ्रिक्शन नाम का भी कॉन्सेप्ट होता है, इसीलिए कहा जाता है कि तरल, तरल मतलब फ्लूइड द्वारा लगाए गए घर्षण बल का अस्तित्व होता है, और उसी घर्षण बल को हम ना फ्रिक्शनल ड्रैग या सीधा ड्रैग कहते हैं, हिंदी में इसको कर्षण कहते हैं। तो कर्षण कुछ अलग नहीं है, ये घर्षण ही है। कर्षण एक प्रकार का घर्षण है। ड्रैग इज अ कैटेगरी ऑफ फ्रिक्शन। जब फ्लूइड फ्रिक्शन की बात होती है, लिक्विड, पानी या किसी गैस के दौरान का फ्रिक्शन का केस आता है, तो उसको हम कर्षण बोल देते हैं, ड्रैग बोल देते हैं। तो कर्षण इज समथिंग घर्षण। तो सिर्फ सॉलिड सॉलिड के बीच नहीं होता है, सॉलिड लिक्विड के बीच में भी होता है ना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। आप जानते हैं वायु यानी हवा, जिसको हम गैसीय मिश्रण कहते हैं, अत्यंत हल्की तथा काफी रेयर होती है, विरल होती है, ठीक है। तो अगर ये हवा है और ये गैसीय मिश्रण है, हल्की होती है, तो इस हवा को चीरते हुए एरोप्लेन, हवाई जहाज इधर की तरफ जा रही है, तो क्या हवा के फ्रिक्शन का सामना इसको नहीं करना पड़ रहा है? यस, एयर फ्रिक्शन लगता है यहां पे, इसको पार पाना होता है इस हवाई जहाज को। आपने देखा होगा, यही तो कर्षण है कि हवाई जहाज का डिजाइन ऐसे होता है, कुछ पक्षी जैसे होता है ना, लंबा ऐसे। हवाई जहाज ऐसे क्यों नहीं बनाते हैं? हवाई जहाज ऐसे गोल टाइप का क्यों नहीं होता है, ऐसे लंबा? क्योंकि इसका मोशन इधर होता है। अगर इस डिजाइन का हवाई जहाज बनाएंगे ना, ये देखो ना, कहीं पे होगा यहाँ पे, ये ऐसे होता है ना, लंबा। इस तरीके से बॉडी, मान लो मोशन इसका इधर है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है, अपोजिट लगता है ना, तो ये एयर फ्रिक्शन ही तो है। अब अगर इस डिजाइन का हवाई जहाज आप बनाओगे ना, तो इतने संपर्क पे एयर फ्रिक्शन काम कर रहा है। लेकिन अगर इसी हवाई जहाज को आप ऐसे बनाओगे, तो इतना ज्यादा एयर संपर्क का सामना इसको करना पड़ेगा, ये सब एयर है ना, तो यहां नतीजतन ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। अगर एयर फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा इस डिजाइन के कारण, तो ये बेहतर डिजाइन तो फिजिक्स के हिसाब से होगा नहीं, क्योंकि जितना एयर फ्रिक्शन लगेगा या जितना फ्रिक्शन फोर्स हावी होगा, एक बॉडी को आगे की तरफ ले जाने के लिए इंजन को उतना ही प्रयास करना पड़ेगा, इंजन की कार्य क्षमता को उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, फ्यूल की खपत उतनी होगी, तो फिजिक्स के लिए डिजाइन अच्छा नहीं माना जाएगा ना। इसलिए हवाई जहाज का डिजाइन ऐसे लंबा लंबा होता है, और इसकी कल्पना वैज्ञानिकों ने प्रकृति से ही की है। लेकिन हवाई जहाज हमेशा पक्षी के शेप का होता है, क्योंकि पक्षियों को साइंटिस्टों ने, साइंस के शुरुआती जानकारों ने उड़ते हुए देखा, तो उनके दिमाग में ये बात आई होगी ना कि इसी डिजाइन का कोई मैकेनिकल ऑब्जेक्ट बना के हम क्यों नहीं उड़ा सकते। तो वो ऐसा करके उन्होंने हवाई जहाज नहीं बनाया, बल्कि ऐसा करके बनाया, ताकि अगर पक्षियों को कम एयर रेजिस्टेंस झेलना पड़ रहा है, तो हवाई जहाज को कम रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा। अगर कम रेजिस्टेंस एयर का झेलना पड़ेगा, तो हवाई जहाज की कार्य क्षमता बेहतर होगी, ईंधन की खपत कम होगी। इसलिए हवाई जहाज का डिजाइन पक्षी जैसा होता है, ठीक है ना। कम से कम फ्रिक्शन को करना होता है, क्योंकि फ्रिक्शन खत्म तो नहीं कर सकते ना आप। तो आप कुछ ऐसा करो कि फ्रिक्शन का प्रभाव आपको उतना डिस्टर्ब ना करे, है ना, समथिंग कुछ इसी तरीके से। इसलिए जब भी कोई ऐसी चीज आप देखते हो ना, हवा में उड़ने वाली चीज, तो उसका डिजाइन इसी तरीके का होता है। तो ये क्या लिखा है कि आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की, विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु जो है ना, घर्षण बल लगाती है, एयर फ्रिक्शन, इसको कर्षण बोलते हैं, इसको ड्रैग बोलेंगे। इस प्रकार
जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाले वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को ही तरल नाम दिया गया, फ्लूइड नाम दिया गया, यह भी मैंने बोला है। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाले वस्तुओं पर घर्षण बल लगाता है और इसको हम ड्रैग कहते हैं। नथिंग एल्स। फ्लूइड फ्रिक्शन का केस एग्जिस्ट करता है। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो मतलब देखो, बॉडी अगर चल रही है ना, जैसे पानी का भी अपना मूवमेंट होता है और इस पानी के ऊपर चलने वाली बॉडी का भी मूवमेंट होता है, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की मोशन या गति क्या है, कितनी है, कैसा है, या बॉडी जो जैसे हवाई जहाज है उसका डिजाइन कैसा है, उसका आकार कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे बोला ना कि अगर हवाई जहाज को ऐसे बना रहे हो तो घर्षण का कम सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर आप ऐसे बना दोगे हवाई जहाज का तो ज्यादा सामना करना पड़ेगा। तो कोई भी इंजीनियर ऐसे नहीं बनाएगा डिजाइन, है ना। तो यही सब चीजें लिखी हुई है कि आकृति पर भी निर्भर करती है, तरल कौन सा है, तरल की प्रकृति क्या है, गैस कौन सा है, बहुत सारी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। लेकिन गैस और लिक्विड दोनों में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल को पार पाना होता है। यस, अगर कोई बॉडी जैसे ये हवाई जहाज हवा को चीरते हुए आगे निकल रही है तो इसका मतलब है कि इस फ्रिक्शन को पार करके वो आगे जा रही है। तो इसके लिए हवाई जहाज के इंजन के जरिए फोर्स जनरेट करना पड़ता है, जो भी है काम करना पड़ता है। ये ठीक वैसे है जैसे आप रोड पे साइकिल चला रहे हो ना, तो साइकिल के पहिए और रोड के बीच के फ्रिक्शन को आप पार करते हुए जा रहे हो ना, वैसे हवाई जहाज भी जा रही है, हवा में उड़ रही है ये बॉडी, तो हवा के फ्रिक्शन को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की क्षति भी होती है। यस, आप साइकिल भी चलाते हो तो आप फ्रिक्शन पार करने के लिए तो अपनी ताकत लगाते हो, ऊर्जा की क्षति होती है, ये जरूरी है, इसके बिना काम नहीं हो सकता है। हवाई जहाज में भी ऐसा होता है। हाँ, ज्यादा बिना मतलब दिमाग नहीं लगाया, बिना मतलब ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की क्षति हो जाए तो मुश्किल है ना। आपकी साइकिल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, वहां घर्षण के कारण साइकिल में उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती जिससे कि साइकिल की मशीनी पार्ट्स के कारण हो रही, तो वो ऊर्जा की आपकी बर्बादी है, क्योंकि आपको ज्यादा प्रयास करना पड़ रहा है। तो साइकिल की डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शायद उसके कल पुर्जे में प्रॉब्लम है। हवाई जहाज के डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हवाई जहाज के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो ज्यादा ऊर्जा का क्षय होता है, ऐसा हो सकता है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। आप अपने साइड से तो कम से कम ऐसा डिजाइन बनाओगे ना ताकि कम से कम घर्षण का सामना करना पड़े। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती है, हवाई जहाज वाला केस मैंने आपको बता दिया। और आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में संकेत कहां से प्राप्त होता है, तो भाई साहब नेचर से प्राप्त होता है। हवाई जहाज के डिजाइन का आइडिया ऑब्वियसली उनको पक्षियों से मिला होगा, है ना। वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियां तरल में गति करते हैं, उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण को पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हुआ होगा, तभी तो वो घर्षण को पार करते हुए आगे बढ़ जाते। तो हवाई जहाज भी ऐसे ही बना, उन्होंने सोचा होगा। आपने इन आकृतियों के बारे में पिछली कक्षा में अध्ययन किया। वायुयान की आकृति को सावधानी पूर्वक देखिए, अभी मैंने दिखा दिया आपको। क्या आप इसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता देखते हैं? बिल्कुल हाँ, यस। वास्तव में सभी वाहनों का डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण को पार करना आसान है ना। तो दैट इज द केस। तो हमने अभी फिलहाल ड्रैग की बात की, और कहीं भी अगर ड्रैग शब्द आता है जिसको हम कर्षण कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि ये एक प्रकार का फ्रिक्शन ही है। इसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, तरल घर्षण। यानी घर्षण सिर्फ सॉलिड सॉलिड की बात नहीं है, लिक्विड गैस सबके लिए होता है। ठीक है जी, करें। ये घर्षण की कहानी थी, और इन सारे पॉइंट्स के जरिए हमने जो मेन मुख्य बिंदु थे इस टॉपिक के संदर्भ में, ये हमने डिस्कस कर लिया। और बहुत ज्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं एप्लीकेशन बेस्ड। हवाई जहाज के डिजाइन से क्वेश्चन पूछ देंगे, क्यों ऐसे लंबा करके बनाया जाता है, कहां से उसका आइडिया मिलता है, या साइंटिस्टों को किस
तरीके से आइडिया मिला कि हवाई जहाज का यही डिजाइन होना चाहिए। फ्लूइड फ्रिक्शन को बोला क्या जाता है, ये ड्रैग वाला शब्द आपसे पूछा जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में स्ट्रेंथ की बात की जाती है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे पावरफुल, काइनेटिक फ्रिक्शन उसके बाद, और रोलिंग सबसे कमजोर होता है। रोल करते हुए बॉडी और सरफेस के बीच लगता है, ठीक है ना। मशीनों में बॉल बेयरिंग के प्रयोग करने से क्या होता है, तो आप कहेंगे बॉल बेयरिंग के प्रयोग करने से काइनेटिक को रोलिंग की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है, और रोलिंग कमजोर घर्षण को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब बातें की पॉइंट है, दोबारा पढ़ो, एक बार और पढ़ो, समझो, कॉन्सेप्ट इस क्लास के संदर्भ में जो भी है वो आ जाएंगे आपके। एक प्रश्न है आपके सामने, और प्रश्न से पहले ये प्रश्न है कि क्या आपने चैनल सब्सक्राइब किया, बोलो हाँ या ना। हाँ तो थैंक यू, ना तो भी थैंक यू, क्योंकि अभी आप करोगे, करो अभी। चैनल को लाइक किया, चैनल को, इस क्लास को लाइक करो, कर दो ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, साइंस बाय सुमित सर, नहीं किया तो अभी कर लो, कर लिया तो अच्छी बात है। ये सब करो ना आप, ये आपका काम है। बाकी मेरा काम है आपको कंटेंट बताना, चीजों को समझाना, हेल्प करना, जितना मेरे बस में है उतना मैं कर रहा हूं अभी के लिए फिलहाल। आगे और भी कंटेंट बढ़ाऊंगा मैं, लेकिन धीरे धीरे, वो आप पे डिपेंड करता है आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ठीक है ना। पहले इस प्रश्न का जवाब दो। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे, सापेक्ष गति मतलब एक के सापेक्ष दूसरे की गति, है ना। रोड के सापेक्ष साइकिल की गति, पानी के सापेक्ष पानी पे चलने वाले स्टीमर की गति, तो रिलेटिव मोशन। वेनेवर द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट टेंड टू मूव और मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, है ना। इसमें ऐसे भी हो सकता है कि अगर हवा चल रही है तो हवा की इधर गति है और हवा में चलने वाली बॉडी की इधर गति है, तो हवा के रिस्पेक्ट में एक बॉडी की गति, इसको रिलेटिव मोशन कहते हैं, एक के सापेक्ष दूसरे की गति, ठीक है। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ एक दूसरे के सापेक्ष गति करे, मान लीजिए, या गति करने की प्रवृत्ति रखे, तो घर्षण बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, केवल तभी कार्य करता है, पहला ऑप्शन कह रहा है, जब वस्तुएं ठोस हो। क्या ये सही है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले ओनली इफ द ऑब्जेक्ट आर सॉलिड। आई डोंट नो, आप बताओ। या केवल तभी कार्य करती है जब दोनों वस्तुओं में एक द्रव हो, कम से कम, मतलब एक द्रव हो तभी काम करेगा। या केवल तभी कार्य करता है जब दोनों वस्तुओं में एक कम से कम गैस हो। या आप कहेंगे इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु ठोस है, द्रव है, गैस है, क्योंकि घर्षण कहीं भी लग सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट आर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, घर्षण कहीं भी लग सकता है। अब सबसे बेस्ट आंसर क्या है, तो अभी अभी हमने देखा, आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। अभी अभी हमने देखा कि घर्षण सॉलिड हो तो भी चलेगा, लिक्विड हो तो भी, गैस हो तो भी। जिसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं ना, वो लिक्विड गैस वाला ही है ना। तो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु सॉलिड है। अगर रोड पे गाड़ी चल रही है तो भी घर्षण, और पानी पे अगर कोई बॉडी चल रही है तो भी घर्षण, और हवा में कोई बॉडी उड़ रही है तो भी घर्षण। तो घर्षण तो भैया इरिस्पेक्टिव ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस कंडीशंस होता है, कोई भी होगा तो चलेगा। तो इसलिए टी आंसर ज्यादा सही हो जाएगा। एक और प्रश्न आपके सामने कि किसी बड़े व्यापारिक संस्थान के भवन से मुख्य सड़क तक पहुंचने के लिए 4 रास्ते हैं। देखो, ये एक बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है, ठीक है ना, और यहां पे मेन रोड है। प्रश्न को मैं इलेबोरेट कर रहा हूं, मेन रोड, ठीक है, ये मेन रोड है। आप कह रहे हैं कि मुख्य रास्ते तक पहुंचने के लिए 4 रास्ते, मान लो एक रास्ता ये है, एक रास्ते ढीली मिट्टी के बने, ये मान लो ये ढीली मिट्टी के, एक दूसरा रास्ता है यहां तक पहुंचने के, ये रास्ता है पॉलिश किया हुआ संगमरमर का बना हुआ, ठीक है ना, काफी स्मूथ होगा ये। तीसरे रास्ते पे ईंट लगी हुई है, सब यही मेन रोड पे जा रहे हैं, इस पे ईंट है। और चौथे रास्ते इधर से होकर के जा रहे हैं मेन रोड पे, और इस पे ग्रेवल है, बजरी है,
ठीक है, बजरी बिछी है। तो 4 रास्ते हैं, एक मिट्टी, दूसरा संगमरमर पॉलिश किया हुआ, तीसरा क्या है, सीमेंटेड मतलब ईंट लगे, और चौथे पे वो ग्रेबल्स है मतलब खुरदरापन ज्यादा है। तेज वर्षा हो रही है, ठीक है, कंडीशन दे दिया। और पहेली मुख्य सड़क तक पहुंचना चाहती है, यहां तक पहुंचना चाहती है इस बिल्डिंग से। जिस रास्ते पर उसके फिसलने की सबसे कम संभावना है वो कौन सा रास्ता है, कहां वो संभावना है कि वो सबसे शायद कम फिसले। इस बिल्डिंग से इस रोड तक जाने के लिए 4 रास्ते में से सबसे कम फिसलने की संभावना कहां है। तो जहां घर्षण कम लगेगा वहीं पे फिसलने की संभावना सबसे कम है। जहां सॉरी जहां घर्षण ज्यादा होगा वहां फिसलने की संभावना सबसे कम है। जहां घर्षण कम होगा वहां तो जल्दी से फिसल जाएगा, है ना। तो घर्षण ज्यादा यानी फिसलने की संभावना कम, यही है ना। तो आप सोच लो कि घर्षण कहां ज्यादा लग रहा है। ढीली मिट्टी कीचड़ में फिसलना आसान होता है, पॉलिश किया हुआ संगमरमर आराम से फिसल सकते हैं। बजरी, इसमें खुरदरापन ज्यादा है, रफनेस ज्यादा है, और खुरदरापन ज्यादा का मतलब घर्षण ज्यादा, और घर्षण ज्यादा मतलब फिसलने की संभावना कम, ठीक है ना। तो ऐसे सिंपल सा प्रश्न है, इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते थे, कर लिया है आपने, ऐसा मैं समझता हूँ। तो डन है ये चैप्टर। अभी मैं हम लोग अगले क्लास में चैप्टर नंबर 13 के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं कहूँगा इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक शेयर करो, और खूब अच्छे से अपने तैयारी को आगे बढ़ाओ। मेरे साइड से मैं यही बोलूंगा, ठीक है जी। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।